दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है, क्या सामाजिक विकास में बाधक बन रहा है आरक्षण। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। दरअसल आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख व्हाट तवलीन सिंह डजंट गेट रिजर्वेशन इज द ऑक्सीजन फॉर माई अपहिल जर्नी के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 की राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आरक्षण हमेशा से ही भारत में एक विवाद का मुद्दा रहा है। यह एक ऐसा विषय है जिसे लेकर भारत हमेशा दो पक्षों में विभाजित रहता है। एक पक्ष इसके समर्थन में रहता है तो दूसरा पक्ष इसका विरोध करता है। आरक्षण प्रणाली के समर्थक आरक्षण के प्रबल प्रभाव को उजागर करते हैं, जहां वे इस बात पर बल देते हैं कि यह अवांछनीय लाभ नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान द्वारा चिन्हित गंभीर सामाजिक हानियों को दूर करने का एक साधन है। वहीं आरक्षण का विरोध करने वाले पक्ष का मानना है कि यह उनके और उनकी योग्यता के साथ भेदभाव है। आज का हमारा आर्टिकल इसी विषय पर आधारित है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारत में आरक्षण प्रणाली की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल भारत की सदियों पुरानी जाति व्यवस्था को देश में आरक्षण प्रणाली की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कई वर्गों को अपनी जातीय पहचान के कारण ऐतिहासिक रूप से सामाजिक अन्याय का सामना करना पड़ा है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब भारत में पुनर्जागरण की अलग जगी, उस दौरान बहुत सारे समाज सुधारकों ने जाति प्रथा का विरोध शुरू किया। हालांकि जाति प्रथा की जड़ें भारतीय समाज में गहराई में व्याप्त थीं। इसको समाप्त कर पाना आसान काम नहीं था, इसलिए निम्न वर्ग के लोगों को समान अवसर देने के लिए आरक्षण ही एकमात्र उपाय था। वर्ष 1882 में जाति आधारित आरक्षण प्रणाली की परिकल्पना सर्वप्रथम विलियम हंटर और ज्योतिबा राव फुले द्वारा की गई थी। वर्तमान में जो आरक्षण प्रणाली मौजूद है वह सही अर्थों में वर्ष 1933 में शुरू की गई थी, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया था। इस अधिनिर्णय के तहत मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोगों और दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान किया गया। इसके बाद साल 1932 में लंबी चर्चा के बाद गांधी और अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जहां यह निर्णय लिया गया कि आरक्षण के कुछ प्रावधानों के साथ एकल हिंदू निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी। अनेक प्रावधानों के साथ इस पैक्ट में यह प्रावधान भी किया गया था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाएगी। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने इस व्यवस्था का पुरजोर समर्थन किया। अंबेडकर के प्रयास से ही इस पंचाट में यह प्रावधान भी किया गया कि दलितों को हिंदू से अलग एक अन्य वर्ग माना जाना चाहिए और उसके अनुसार उन्हें पृथक निर्वाचन मंडल व आरक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए। अंबेडकर की इस राय को सांप्रदायिक पंचाट में स्वीकार कर लिया गया और इसके साथ ही शुरुआत हुई जातिगत आरक्षण की। लेकिन सवाल ये है कि ये नियम तो ब्रिटिश भारत के लिए बनाए गए थे। भारत की आज़ादी के बाद निम्न वर्ग की जातियों को आरक्षण कैसे मिला? दरअसल स्वतंत्रता के बाद जब भारत का संविधान बनाया गया तो उसमें आरक्षण केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान किया गया था। गौरतलब है कि संविधान का भाग 16 केंद्र और राज्य विधायिका में एससी एवं एसटी की आरक्षण से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) ने राज्य और केंद्र सरकारों को एससी एवं एसटी समुदाय के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाया है। उसके बाद वर्ष 1991 में मंडल आयोग की सिफारिशों पर अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसीज को भी आरक्षण के दायरे में शामिल कर लिया गया। इस निर्णय के साथ क्रीमी लेयर की अवधारणा को भी बल मिला, जहां विचार आया कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण केवल आरंभिक नियुक्तियों तक ही सीमित होना चाहिए और इसका विस्तार पदोन्नति के लिए नहीं होना चाहिए। इसके बाद 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के तहत संविधान में एक संशोधन किया गया और अनुच्छेद 16 में एक नया खंड 4A शामिल किया गया, जिससे पदोन्नति के मामले में भी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। बाद में आरक्षण के माध्यम से पदोन्नत एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिए
50वें संविधान संशोधन के तहत खंड 4A में पुनः संशोधन किया गया। इसके अलावा विधायिका और कार्यपालिका में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने के लिए भी संविधान में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण के माध्यम से विशिष्ट प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करते हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 243D प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है और अनुच्छेद 233D प्रत्येक नगर निकाय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। बीते कुछ वर्षों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सवर्णों के लिए भी आरक्षण की मांग उठाई जा रही थी। वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन के माध्यम से आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने हेतु सरकार को सशक्त किया। हालांकि यह 10% आर्थिक आरक्षण 50% आरक्षण सीमा से अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि भारत में आरक्षण की क्या आवश्यकता है। भारत में जाति आधारित भेदभाव का पुराना इतिहास रहा है और कुछ समुदाय ऐतिहासिक रूप से समाज के हाशिए पर रहे हैं। आरक्षण का उद्देश्य इस ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना और उन लोगों के लिए अवसर प्रदान करना है जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचना के शिकार हैं। इसके अलावा विभिन्न डेटा और रिपोर्ट विभिन्न जाति समूहों के बीच शिक्षा, रोजगार और संसाधनों तक पहुंच में लगातार भारी असमानताएं दिखाते रहे हैं। आरक्षण नीतियों को हाशिए पर स्थित समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व एवं अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित कर इन अंतरालों को दूर करने के दृष्टिकोण से डिजाइन किया गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान की अनुमति देता है। यह संवैधानिक अधिदेश सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इनके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि हाशिए पर स्थित समुदायों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो। इसके परिणाम स्वरूप गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने में मदद मिलती है और इन समुदायों की समग्र सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इसके साथ ही सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना डेटा विशिष्ट समुदायों के बीच गरीबी की असंगत एकाग्रता और विकास की कमी को प्रकट करता है। आरक्षण नीतियां इन समुदायों को शिक्षा और रोजगार में उपयुक्त अवसर प्रदान कर उनका उत्थान करने का लक्ष्य रखती हैं। विभिन्न सरकारी रिपोर्ट जैसे सच्चर समिति की रिपोर्ट कुछ अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को उजागर करती हैं, जबकि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO की रिपोर्ट से निचली जातियों की दयनीय स्थिति उजागर हुई है, जो कि आरक्षण की आवश्यकता पर पर्याप्त प्रकाश डालती हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण सार्वजनिक सेवाओं में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है और विविधता एवं समावेशिता को बढ़ावा देता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट में सरकारी रोजगार में कुछ समूहों के निम्न प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़े इस आवश्यकता की पुष्टि करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आरक्षण के इतने फायदे हैं तो कुछ वर्गों द्वारा इसका विरोध क्यों किया जाता रहा है। दरअसल आरक्षण नीतियों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सरकारी नौकरियों तक सभी वर्गों की पहुंच को सुनिश्चित करना है। लेकिन दीर्घकालीन आरक्षण व्यवस्था के कुछ नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। जैसे एक चिंता यह है कि ये नीतियां दीर्घकाल में शिक्षा और कार्यबल की गुणवत्ता से समझौते की स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं, क्योंकि उम्मीदवारों का चयन योग्यता के बजाय कोटा के आधार पर किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों का तर्क है कि आरक्षण नीतियों से प्रतिभा पलायन या ब्रेन ड्रेन की स्थिति बन सकती है, जहां अनारक्षित श्रेणियों के प्रतिभाशाली लोग आरक्षण प्रणाली से बचने के लिए विदेश में अध्ययन या कार्य करने का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे देश के भीतर प्रतिभा की हानि हो सकती है। इसके साथ ही आरक्षण कभी कभी समाज के अंदर सामाजिक एवं आर्थिक विभाजन पैदा कर सकता है। यह विभाजन उन लोगों में आक्रोश का कारण बन सकता है जिन्हें इन नीतियों से लाभ नहीं मिलता है, जिनसे संभावित रूप से सामाजिक एकजुटता एवं विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में परस्पर घृणा और हिंसा की भावनाएं जागृत हो सकती हैं।
इसके अलावा आरक्षण नीतियां कभी कभी अक्षमता, भ्रष्टाचार और जाति प्रमाण पत्रों में हेरफेर से भी अक्षम बनती हैं। ये मुद्दे प्रणाली की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकते हैं और विकास में बाधा डाल सकते हैं। इसके साथ ही आरक्षण नीतियां प्रायः व्यापक श्रेणियों पर निर्भर करती हैं, जो उन श्रेणियों के सबसे वंचित व्यक्तियों को सटीक रूप से लक्षित करने में अक्षम सिद्ध हो सकती है। आरक्षण के तहत इसकी भी संभावना होती है कि आरक्षित श्रेणियों के कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तरह वंचना का शिकार नहीं हो, फिर भी वे लाभान्वित हो रहे हों। साथ ही साथ आरक्षण नीतियों का उपयोग कभी कभी राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है, जिससे दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के बजाय अल्पकालिक राजनीतिक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आरक्षण को समाप्त किया जाना चाहिए? दरअसल ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि बेहद संवेदनशील है। आरक्षण लागू करने का उद्देश्य समाज में पीछे हो रहे लोगों को समान अवसर प्रदान करना था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इसका उद्देश्य जनहित के बजाय राजनीतिक हित से संबंधित हो गया। बहुत सारे राजनीतिक दल आरक्षण दलित और विभिन्न जाति समुदाय को वोट प्राप्त करने का आधार मानते हैं। वर्तमान में आरक्षण की समाप्ति की नहीं, बल्कि उसके स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसे कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में निम्न वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण होना चाहिए, लेकिन योग्यता संबंधी मामले में आरक्षण व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। आरक्षण कोटा से आए लोगों को लोग अक्सर दोयम दर्जे का समझते हैं। इसके पीछे मुख्य वजह योग्यता में अंतर का प्रावधान होना है। यदि सीटें आरक्षित होंगी और योग्यता सभी वर्गों के लिए समान होगी, तो किसी भी व्यक्ति की योग्यता पर सवाल नहीं उठाया जा सकेगा, जिससे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ प्रतिनिधित्व का विकास होगा। चलिए अब देखते हैं आज के निष्कर्ष को। गांधी जी का मानना था कि सर्वोदय की प्राप्ति अंत्योदय के माध्यम से हो सकेगी। आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए एक बहुमूल्य साधन है, लेकिन पूर्ण स्वराज के कई साल गुजरने के बाद अब इसे त्यागने का समय आ गया है, क्योंकि यह प्रायः राजनीतिक हेरफेर के अधीन होता है और इसके बदले कुछ ऐसा अपनाने की आवश्यकता है जो अगले दशकों में अधिक सार्वभौमिक सिद्ध हो, अथवा इसकी प्रक्रिया में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जो आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप हो और जिसे समाज के सभी वर्ग संतुष्ट होते हों। इसके साथ ही समाज में समानता लाने के लिए नई नीतियों पर फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होना आवश्यक है। तो व्यूअर्स, चलिए नोट करते हैं आज के सवाल को। भारत में आरक्षण की क्या आवश्यकता है? आरक्षण नीतियों से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण कीजिए और इसमें सुधारों के प्रस्ताव कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।